नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वेल्डर की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग एंड गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के बारे में मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि सुरक्षा क्या होती है, फिर देखेंगे सुरक्षा के कितने प्रकार होते हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, जिनका हमें कुछ उपकरणों का प्रयोग करना होगा तथा कुछ उपकरणों को हमें धारण करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अग्निशमन यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या क्या काम है। फिर हम आगे देखेंगे कि कुछ सामान्य सुरक्षा सावधानियां होती हैं जिनको हमें वर्कशॉप में अपनाने की जरूरत है। फिर हम आगे देखेंगे कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग करते समय हमें कौन कौन सी कुछ विशेष सावधानियां हैं जो हमें जाननी जरूरी हैं। फिर अंत में हम देखेंगे कि इस पूरे प्रशिक्षण का सारांश क्या है तथा आखिरी में हम देखेंगे कि हमने जहां जहां से रेफरेंस लिए हैं इस कंटेंट को बनाने में, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं सुरक्षा से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुरक्षित होने की स्थिति को ही हम सुरक्षा कहते हैं। किसी नुकसान या गैर वांछनीय परिणामों से संरक्षित होने की स्थिति को भी हम सुरक्षा ही कहते हैं। हमारे आसपास का जो वातावरण है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हम आराम से बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के कार्य कर सकें। ऐसे वातावरण को हम सुरक्षित वातावरण कहते हैं। अब सुरक्षा तीन प्रकार की होती है। पहली सुरक्षा हमारी वर्कशॉप की सुरक्षा होती है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। दूसरी सुरक्षा औजारों की या टूल्स की होती है जिनके साथ हमें काम करना होता है। मशीनों की सुरक्षा होती है जिन पे हमें काम करना होता है। तीसरी सुरक्षा स्वयं की सुरक्षा या व्यक्तिगत सुरक्षा होती है। वर्कशॉप की सुरक्षा की जब भी हम बात करेंगे तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वर्कशॉप हवादार होनी चाहिए। हवादार से मतलब कि वर्कशॉप का डिजाइन कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक तरफ से फ्रेश एयर आए और दूसरी तरफ से हार्मफुल गैसेस बाहर चली जाए। जो हानिकारक गैसें वेल्डिंग करते समय उत्पन्न होती हैं वो सारी की सारी दूसरी तरफ से बाहर चली जाना चाहिए। वर्कशॉप में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वर्कशॉप की फर्श पर किसी भी प्रकार का ऑयल, लुब्रिकेंट या पानी फैला ना हो। अगर ऐसा होता है तो हम उसे तुरंत साफ सफाई उसकी कर देंगे। इसी तरह से औजारों की सुरक्षा के लिए हम देखेंगे कि हम जो भी औजार या टूल्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो कैलिब्रेटेड हैं कि नहीं। कैलिब्रेशन से मतलब ये है कि वो मानक के हिसाब से रीडिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो उनको कैलिब्रेट करेंगे, और अगर हमारे पास कैलिब्रेशन का कोई जरिया नहीं है तो फिर हम दूसरे औजारों और दूसरे टूल्स का प्रयोग करेंगे। जब भी सुरक्षा की बात आती है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार से उन औजारों को नुकसान न पहुंचे। उदाहरण के लिए हमें किसी जॉब पर फाइलिंग करनी है तो करते समय हम देखते हैं कि मेटल रिमूव होता है, जॉब पर से मेटल रिमूव होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बिना साफ किए, रेती को काम करने के बाद बिना साफ किए उसे यूं ही रख देते हैं। तो उससे होता क्या है, उससे हमारी रेती खराब होने लगती है, उसके दांते डैमेज होने लगते हैं, धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं। तो ये सुरक्षित करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रॉपर वायर ब्रश से उसके दांतों की सफाई कर देनी चाहिए, रेती के दांतों की सफाई कर देनी चाहिए। इससे रेती के दांत उसी तरीके से सुरक्षित बने रहेंगे। इसी तरह हम आगे देखेंगे कि स्वयं की सुरक्षा कैसे करनी है। इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल में सीखेंगे। कुछ सुरक्षा के उपकरण होते हैं जिन्हें हमें धारण करने की जरूरत होती है तब जब हम वेल्डिंग करने जा रहे हो या वर्कशॉप में कोई भी अन्य कार्य करने जा रहे हो। आइए देखते हैं वो कौन से सुरक्षा उपकरण हैं जिन्हें हमें धारण करने की जरूरत पड़ती है। ये कुछ सुरक्षा उपकरण की स्लाइड हम लोग देख रहे हैं। इसमें मैंने एक ये मॉडल बनाया हुआ है। इसमें इस व्यक्ति ने सारे सुरक्षा के उपकरणों को पहना हुआ है। आइए एक एक करके समझ लेते हैं कि ये कौन से सुरक्षा उपकरण है और इनका अपना क्या क्या प्रयोग है, क्यों हम इनको धारण कर रहे हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एप्रन के बारे में। इस एप्रन को हमेशा शरीर के सामने के भाग में, इसका मतलब शरीर पर सीने वाले हिस्से में हम इसको पहनते हैं। ये लेदर का बना होता है। इसका काम क्या है,
जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते समय वेल्ड पूल में से महीन महीन कण, किसके, पिघली हुई धातु के महीन महीन कण उछलने लगते हैं। तो वो महीन महीन कण हमारे ऊपर गिर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर को या हमारे कपड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस लेदर एप्रन का प्रयोग करेंगे। ये हमें हीट से, रेडिएशन से और स्पैटर्स से बचाता है। ये बना किसका होगा, ये लेदर का बना होगा। ये किस भाग की रक्षा करेगा, ये सीने की रक्षा करेगा। इसी प्रकार हैंड ग्लव्स होते हैं हमारे पास। ये हैंड ग्लव्स के मटेरियल दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है लेदर का हैंड ग्लव्स और दूसरा होता है रबर का हैंड ग्लव्स। जब भी हम सामान्य वेल्डिंग का कार्य कर रहे होंगे, सामान्य वेल्डिंग का कार्य मतलब ऐसी जगह पर कार्य कर रहे होंगे जो सूखा स्थान होगा, किसी प्रकार की कोई नमी नहीं होगी, वहां पर हम लोग जनरली लेदर के हैंड ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। जब भी हम नमी वाले स्थान में या पानी वाले स्थान में, ऐसी जगह पर या जो जगह गीली है वहां पर हम वेल्डिंग कर रहे हो, तो फिर हम रबर के हैंड ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। ये जो हैंड ग्लव्स होते हैं ये हमारी उंगलियों की और हथेली की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार हमारे पास हैंड स्लीव होती हैं। इसको हम पहनते कहाँ हैं, इसको हम पहनते हैं हैंड ग्लव्स के ऊपर और कंधे के नीचे वाले हिस्से में, इसको हम पहनते हैं। हैंड स्लीव भी लेदर की बनी होती हैं और इनका काम भी यही है कि ये रेडिएशन से और हीट से हमारे हाथों की रक्षा करें। पैरों में पहनने के लिए हमारे पास लेग गार्ड होते हैं, ये भी लेदर के बने होते हैं। मान लीजिए हम वेल्डिंग कर रहे हैं और वेल्डिंग करते समय वो वर्कपीस छिटक कर नीचे गिर जाए, नीचे गिर जाए मतलब हमारे ऊपर से होते हुए नीचे गिर जाए, तो होगा क्या, वो हमारे पैरों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों, क्योंकि हमने पैर खुले छोड़ रखे हैं, हमने पैरों में लेग गार्ड नहीं पहना है, तो हमारे पैरों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए हमें लेग गार्ड पहनना आवश्यक हो जाता है। सबसे नीचे हम लोग देख रहे हैं ये छोटा सा एरिया है, यहाँ पर इस व्यक्ति ने शूज पहने हुए हैं, जिनको हम लोग रबर के इंसुलेटेड शूज कहते हैं। ठीक है, तो ये पहनना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तो करंट लगने की संभावना सबसे अधिक होती है, बिजली का झटका लगने की संभावना सबसे अधिक होती है तब जब हमारे पैरों और फर्श के बीच में इंसुलेशन ना हो। तो ये इंसुलेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम रबर के जूतों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे और फर्श के बीच में एक इंसुलेशन बना रहे। आइए अब गॉगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे दो तरीके के गॉगल हमें दिख रहे हैं, एक सेफ्टी गॉगल और दूसरा वेल्डिंग गॉगल। गॉगल होते क्या हैं, गॉगल एक तरीके के चश्मे होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग वर्कशॉप में करते हैं। ये जो सेफ्टी गॉगल्स होते हैं इनका प्रयोग हम वर्कशॉप में वेल्डिंग के अलावा दूसरे कार्य जैसे ग्राइंडिंग करते समय या मेटल की कटिंग करते समय करते हैं। जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, जो सेफ्टी गॉगल्स हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और क्या होंगे, ये ट्रांसपेरेंट होंगे, जिससे हमें होगा क्या, जो जो वास्तविक चीजें हैं वो हमें नजर आएंगी। वास्तविक चीजों से मतलब कि हमें ना कोई डार्कनेस नजर आएगी और ना ही बहुत ज्यादा लाइटनेस नजर आएगी। जैसी नेचुरल अवस्था में जो चीजें हैं वो हमें वैसी ही नजर आएंगी। इन्हें हम सेफ्टी गॉगल्स बोलते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे कुछ वेल्डिंग गॉगल्स होते हैं। वेल्डिंग गॉगल्स का जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ डार्कनेस हमें नजर आ रही है, तो वेल्डिंग गॉगल्स वो गॉगल्स होंगे जो हमें वेल्डिंग करते समय प्रयोग करने हैं। तो हम जैसा गॉगल्स को देख रहे हैं कि गॉगल्स में जो ग्लास है वो डार्क है। इन गॉगल्स की डार्कनेस से होगा क्या, जैसे जैसे जब भी हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होती है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में चमक कहते हैं। तो ये चमक हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उस चमक से बचने के लिए हमें ये डार्क ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब भी हम वेल्डिंग कर रहे होंगे, चाहे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कर रहे हो या गैस वेल्डिंग कर रहे हो, हमें इन वेल्डिंग गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। अब ये वेल्डिंग गॉगल्स दो तरीके के होंगे, एक गैस वेल्डिंग गॉगल्स होंगे, दूसरे आर्क वेल्डिंग गॉगल्स होंगे। जब ये गैस वेल्डिंग गॉगल्स होंगे तो इनकी जो डार्कनेस होगी, जो सामने हम लेंस देख रहे हैं, इसकी जो डार्कनेस होगी ये आर्क वेल्डिंग की कंपैरिजन में कम होगी। मतलब कि ये हल्के से लाइट कलर के होंगे एज कंपेयर टू आर्क वेल्डिंग। जब भी हम आर्क वेल्डिंग करेंगे तो हम जो गॉगल्स का इस्तेमाल करेंगे उनकी डार्कनेस ज्यादा होगी। आइए अब देख लेते हैं वेल्डिंग हेलमेट के बारे में। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, वेल्डिंग हेलमेट कुछ इस तरीके का हेलमेट है कि ये चारों तरफ से कवर है। ये कवर होने से करेगा क्या,
जब भी हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो स्पैटर्स निकलते हैं, तो वो स्पैटर्स हमारे चेहरे और सर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए हम लोग वेल्डिंग हेलमेट का प्रयोग करते हैं। ये चारों तरफ से कवर होगा तो हमारे चेहरे और सर की सुरक्षा करेगा। इस वेल्डिंग हेलमेट के सामने के हिस्से में हम देख रहे हैं एक स्क्रीन लगी हुई है। ये भी डार्क स्क्रीन होती है और इस डार्कनेस के बारे में हम लोग आगे स्लाइड में अभी डिटेल में जानेंगे। तो ये जो डार्क स्क्रीन होती है इसकी वजह से हमें आर्क आंखों में नहीं लगती है, हमें वो चमक आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाती, हमारी आंखें सुरक्षित बनी रहती हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे करंट के बदलने से हमें डार्कनेस को बदलते जाना चाहिए ताकि चमक हमारी आंख को नुकसान ना पहुंचाए। देखते हैं, ये मैंने एक टेबल बनाई हुई है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे करंट को बढ़ाते जाने पर हमें जो सैड नंबर है ग्लास का, जो वेल्डिंग गॉगल्स या वेल्डिंग हेलमेट हम यूज कर रहे हैं उसका जो सैडनेस है वो कैसे कैसे बढ़ाते जानी चाहिए, वो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसे। जब करंट 60 एम्पियर या उससे कम हो तो हमें वेल्डिंग गॉगल की जो सैडनेस है वो 10 रखनी चाहिए। जब 60 या से 160 के बीच में हम वेल्डिंग कर रहे हों उस समय जो सैडनेस है वो 12 की होनी चाहिए। जब हम 250 से 550 एम्पियर की करंट पर वर्क कर रहे हो तो जो वेल्डिंग गॉगल की सैडनेस है वो 14 होनी चाहिए। जैसे जैसे हम लोग सैडनेस बढ़ाते जाएंगे या सैडनेस का नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्क्रीन डार्क होती जाएगी। स्क्रीन से मतलब वेल्डिंग गॉगल के लेंस से है, या जब हम वेल्डिंग हेलमेट का प्रयोग कर रहे हो तो वेल्डिंग हेलमेट की स्क्रीन से है। तो जैसे जैसे सैडनेस बढ़ेगी, मतलब कि जैसे जैसे डार्कनेस बढ़ेगी वैसे वैसे सैड नंबर भी बढ़ता जाएगा। आइए अब जान लेते हैं अग्निशमन यंत्र क्या होते हैं, इनका क्या प्रयोग है। जैसा कि हम सभी जानते हैं अग्निशमन यंत्र का मतलब ही यही है कि जहां पर भी आग लगे उसको इनका प्रयोग करके बुझाया जा सके। ये आग से बचाव की एक युक्ति है। लेकिन आग होनी कैसी चाहिए? आग छोटी आकार की होनी चाहिए। छोटा आकार मतलब या तो आग शुरू हो या फिर आग थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुई हो, ऐसी स्थिति में ही हम लोग अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करेंगे। इसीलिए इसको प्रायः आपातकालीन स्थितियों में ही प्रयोग किया जाता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम लोग स्क्रीन में देख रहे हैं। सीटीसी एक्सटिंग्यूशर, फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर, सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर, पाउडर एक्सटिंग्यूशर। जो सीटीसी एक्सटिंग्यूशर होता है इसका प्रयोग हम लोग विद्युत की आग को बुझाने के लिए करते हैं। विद्युत की आग मतलब वो आग जो करंट की वजह से, बिजली की वजह से लगी हो, उसको बुझाने के लिए हम लोग सीटीसी एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। जब हम फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर की बात करते हैं तो इसका प्रयोग हम लोग ऑयल की आग बुझाने के लिए करते हैं। ऑयल मतलब ऐसे तैलीय पदार्थ जिनकी वजह से आग लगी है, तो उस तैलीय पदार्थ की आग को बुझाने के लिए हम लोग फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। कपड़े की या लकड़ी की आग को बुझाने के लिए हम लोग सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं, कपड़े या एसिड की आग को बुझाने के लिए। और जो पाउडर एक्सटिंग्यूशर है इसका प्रयोग भी हम लोग बिजली की आग को यानी विद्युत की आग को बुझाने के लिए ही करते हैं। कुछ सामान्य सुरक्षा सावधानियां होती हैं जिनको किसी भी प्रशिक्षार्थी को वर्कशॉप में जाने से पहले जान लेना आवश्यक होता है। आइए देख लेते हैं वो कौन सी सुरक्षा सावधानियां हैं जिनको हमें जानने की जरूरत होती है। सबसे पहले हम लोग पीछे भी बात कर रहे थे, जब हम लोगों ने वर्कशॉप की सुरक्षा की बात की थी, वहां हमने देखा था कि हमें हमेशा वेल्डिंग एरिया को सुरक्षित और साफ सुथरा रखना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की ऑयल, ग्रीस या लुब्रिकेंट फैला नहीं होना चाहिए फर्श पर। अगर ये ऐसा होता है तो ये किसी प्रकार की दुर्घटना कर सकता है। तो इसलिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि जो भी वेल्डिंग एरिया है, हमारे आसपास का एरिया है, वर्कशॉप का एरिया है, वो हमेशा साफ सुथरा रहे। आंखों की सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा वेल्डिंग गॉगल्स का प्रयोग करेंगे। हम लोगों ने पिछली स्लाइड में भी डिटेल में वेल्डिंग गॉगल्स के बारे में सीखा है। तो आंखों की जहां भी सुरक्षा की बात आएगी वहां हम वेल्डिंग गॉगल्स का प्रयोग जरूर करेंगे, चाहे हम गैस वेल्डिंग कर रहे हो या फिर हम आर्क वेल्डिंग कर रहे हो। वेल्डिंग करते समय हमें हमेशा लेदर एप्रन जरूर पहननी है। लेदर एप्रन के बारे में भी हम लोग पीछे स्लाइड में डिटेल में जान चुके हैं। ये लेदर की बनी होती है और ये क्या करती है, रेडिएशन और हीट से हमारी रक्षा करती है। तो वेल्डिंग करते समय हमें हमेशा एप्रन पहननी है। जब भी हम वेल्डिंग करेंगे तो इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगी, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में चमक कहते हैं। इसको कभी भी हमें खुली आंखों से नहीं देखना है। नेकेड आइज मींस
खुली हुई आंखें, खुली हुई आंखों से मतलब क्या है? ऐसी अवस्था जब हमने किसी भी प्रकार का कोई गॉगल वेल्डिंग गॉगल्स का प्रयोग नहीं किया है, हमने किसी भी प्रकार के वेल्डिंग हेलमेट को नहीं पहना है या हैंड शील्ड को नहीं लगाया है, तो ऐसी स्थिति में हम कभी भी इलेक्ट्रिक आर्क को नहीं देखेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। स्पैटर से सर को बचाने के लिए हैंड शील्ड या वेल्डिंग हेलमेट का प्रयोग करेंगे। स्पैटर्स मीन अभी हम लोग पीछे देख रहे थे, जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो करते समय धातु के पिघली हुई अवस्था में महीन महीन कण हवा में उछलने लगते हैं, तो वो कण हमारे चेहरे और सिर पर पड़ सकते हैं, तो इससे हमारा चेहरे और सर दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें हैंड शील्ड और हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोड बदलते समय का। इसको हम लोग अक्सर असावधानी में ये कार्य करते हैं। असावधानी का मतलब ये है कि जब भी हम इलेक्ट्रोड बदल रहे होते हैं तो हम ध्यान ही नहीं देते कि हमारा शरीर या शरीर का कोई अंग किसी वेल्डिंग बूथ को छू रहा हो या फर्श को छू रहा हो। अगर ऐसा होता है तो हमें बिजली का झटका लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कुछ ऐसे शूज पहनने होंगे जो कि हमारा और फर्श के बीच में इंसुलेशन का काम करे। इसका मतलब हमें रबर के शूज पहनने चाहिए कब? जब हम इलेक्ट्रोड को बदलने जा रहे हो। और क्या करना होगा? और हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे शरीर का कोई भी अंग वेल्डिंग बूथ को या किसी भी प्रकार से फर्श को या वर्कशॉप की दीवार को टच ना कर रहा हो, तभी हम इलेक्ट्रोड को बदलेंगे। जितनी भी बिजली की केबल्स हैं जो हमें बाहर से नजर आ रही हैं, वो किसी भी हालत में क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कट या डैमेज हमें नजर आता है तो हम उससे तुरंत मरम्मत कराएंगे। जितनी भी वेल्डिंग की केबल्स हैं उनको भी कभी क्षतिग्रस्त हालत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। वेल्डिंग केबल से यहाँ मतलब है है कि जो केबल पावर सप्लाई से हमारी मशीन में आई हो, वो केबल जिसको हम लोग पावर सप्लाई केबल भी बोल देते हैं। वो केबल जो मशीन से अर्थ क्लैंप में गई हो, जिसको हम लोग अर्थ क्लैंप केबल भी बोलते हैं। वो केबल जो मशीन से इलेक्ट्रोड होल्डर में गई हो, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड होल्डर केबल भी बोलते हैं। तो ये तीनों केबल सुरक्षित अवस्था में होनी चाहिए, इनमें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। समय समय पर हम इन सभी केबल्स का निरीक्षण करते रहें। जहां जहां हमने बिजली के तारों में जॉइंट लगाए हैं, जोड़ लगाए हैं, ऐसी जगहों को समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई जोड़ लूज ना हो। अगर लूज हो जाता है तो वो स्पार्किंग करके वहां पर आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें सारे जोड़ों को क्या करना है? टाइट रखना है। हमेशा जहां जहां जॉइंट है वहां वहां हमें उनको टाइट रखना है, लूज नहीं होने देना है। जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं उनको हमेशा वेल्डिंग एरिया से बाहर रखना है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना होने पाए। वेल्डिंग एरिया के आसपास हम अग्निशमन यंत्रों को जरूर रखेंगे। अभी हम लोगों ने पीछे की स्लाइड में अग्निशमन यंत्रों के बारे में सीखा है कि किस तरीके की आग को बुझाने के लिए कौन से अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। साथ में हम कुछ बालू की बाल्टियां भी भरकर रखेंगे ताकि किसी भी अपरिहार्य स्थिति में उनका प्रयोग कर सकें और दुर्घटना से हम बच सकें। ग्राइंडिंग करते समय हमेशा सेफ्टी गॉगल्स का प्रयोग जरूर करेंगे। सेफ्टी गॉगल्स के बारे में भी हम लोगों ने सीख लिया है। सेफ्टी गॉगल्स ट्रांसपेरेंट होंगे और ये हमारी आंखों की रक्षा करेंगे। कब रक्षा करेंगे? जब भी हम ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं तो हम पाते हैं कि ग्राइंडिंग करते समय मेटल के महीन कण इधर उधर हवा में उड़ने लगते हैं। वो महीन कण हमारी आंखों में भी जा सकते हैं, जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें सेफ्टी गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। वेल्डिंग हेलमेट में किसी भी प्रकार की लाइट लीकेज नहीं होनी चाहिए। ये लाइट लीकेज क्या होती है इसे भी समझ लेते हैं। जब कभी वेल्डिंग हेलमेट का प्रयोग करते करते हेलमेट पुराना हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि हेलमेट में स्क्रैच आ जाता है या हेलमेट क्रैक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो आर्क जनरेट हो रही है उस स्क्रैच या क्रैक से होकर हमारी आंखों में जा सकती है, जो कि हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी को हम लोग लाइट लीकेज कहते हैं। तो वेल्डिंग हेलमेट पहनने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले हमें सुनिश्चित करना होगा कि उसमें किसी भी प्रकार की लाइट लीकेज ना हो। अगर ऐसा है तो हम उसको तुरंत ही बदल लेंगे और दूसरे वेल्डिंग हेलमेट का प्रयोग करेंगे।
किसी भी वेल्डिंग मशीन को, पावर केबल को या जो भी केबल्स पड़ी हुई हैं उनको कभी भी गीले कपड़े से या पानी से साफ नहीं करेंगे। जब भी हम वेल्डिंग कर रहे होंगे तो हम वेल्डिंग को हमेशा वेल्डिंग बूथ पर या चारों तरफ से ढके हुए पर्दे के बीच में ही करेंगे। अब ये जो वेल्डिंग बूथ होता है, ये इसको हम बनाने के लिए इसको 3 तरफ से वेल्डिंग स्क्रीन से कवर कर देते हैं ये, और इस वेल्डिंग स्क्रीन को अंदर से ब्लैक पेंट से पेंट कर देते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रिक आर्क या चमक जो उत्पन्न होती है इसको अधिक से अधिक अवशोषित कर लेती है। उससे होगा क्या, उससे जो भी व्यक्ति वेल्डिंग कर रहा है उसको भी कम नुकसान पहुंचेगा या उसको भी चमक बहुत कम लगेगी, तथा जो लोग बाहर वेल्डिंग बूथ के बाहर बैठे हैं उनकी भी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वेल्डिंग कभी भी हमें बंद कमरे में नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वेल्डिंग करते समय बहुत ही हार्मफुल गैसेस उत्पन्न होती हैं। हार्मफुल गैसेस वो गैसें जो हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसी गैसों को बाहर निकालने की हमें समुचित व्यवस्था रखनी चाहिए। वेल्डिंग वर्कशॉप को हमेशा इसीलिए हमेशा उसको हवादार होना चाहिए। हवादार से मतलब एक तरफ से फ्रेश एयर आए और दूसरी तरफ से सारी हानिकारक गैसों को बाहर कर दे। इसके लिए हो सके तो हमें एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं वो कौन सी कुछ विशेष सुरक्षा सावधानियां हैं जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आइए देखते हैं। जब भी हम लोग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग की बात करते हैं तो वहां पर सील्डिंग के लिए सील्डिंग गैस का प्रयोग करते हैं। सील्डिंग गैस अक्री गैस होती है। अक्री गैस मीन्स इनर्ट गैसें होती हैं। ये इनर्ट गैसें जब भी प्रयोग की जाती हैं तो ये रिएक्शन करके ओजोन गैस बना देती हैं, और ये जो ओजोन गैस है ये हमारे श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक है। तो हमें करना क्या होगा, जब भी हम वेल्डिंग कर रहे हो तो हम ये सुनिश्चित कर लें कि हम उसे कभी बंद कमरे में तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें कमरे के खिड़की दरवाजे सारे खोल देने चाहिए और एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो भी ओजोन गैस उत्पन्न हुई है वो बाहर निकल जाए। वेल्डिंग मशीनों की अर्थिंग उचित होनी चाहिए। उचित से तात्पर्य यह है कि इनकी प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए और हमें समय समय पर इसकी अर्थिंग का निरीक्षण करते रहना चाहिए। जब भी हम लोग टिग वेल्डिंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि टिग वेल्डिंग मशीन सामान्यतः 220 वोल्ट एसी या इससे अधिक पर कार्य करती है। जब भी हम अधिक वोल्टेज पर कार्य करते हैं तो हमें करंट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फ्यूज को उच्च शक्ति का नहीं लगाना है, हमें इसे हमेशा निम्न शक्ति का लगाना है। क्यों लगाना है? अगर मान लिया कि कोई ऐसी कंडीशन बनती है, कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि हमारा संपर्क वेल्डिंग मशीन से हो जाए जिस पे करंट आ रहा हो, तो हमें करंट लग सकता है, हमें बिजली का झटका लग सकता है। तो उस स्थिति में फ्यूज पिघल जाए और सर्किट ब्रेक हो जाए, जिससे कि हम उस झटके से बच सकें। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में भी हम लोग शील्डिंग के लिए अक्री गैसों का प्रयोग करते हैं। जब भी हम अक्री गैस का प्रयोग करेंगे तो ओजोन गैस बनेगी या कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेस बनेंगी जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम क्या करेंगे, कमरे में ऑक्सीजन प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि जो वेल्डिंग कर रहा है व्यक्ति उसको किसी भी प्रकार की सांस लेने में तकलीफ ना हो। जब भी हम मशीन का प्रयोग कर रहे हो तब हमें उसे कभी भी खोलना नहीं चाहिए तथा उसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को कभी भी चेक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हमें ऐसा करना पड़ता है तो हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले उसके फ्यूज को निकाल देना है। जो वेल्डिंग मशीन का जो फ्यूज है उसे बाहर कर देना, निकाल देना, जिससे पावर सप्लाई कट हो जाएगी। फिर हम अपनी मशीन का मरम्मत का कार्य कर सकते हैं। वेल्डिंग पावर सप्लाई सारी केबल्स को, चाहे पावर केबल हो, अर्थ केबल हो या वेल्डिंग टॉर्च हो, इन सभी को हमेशा सूखा रखेंगे। इनको कभी भी गीले कपड़े से या पानी से साफ नहीं करेंगे। कभी भी गीले या नमी वाले एरिया में हम लोग वेल्डिंग नहीं करेंगे। अगर यदि करनी पड़ती है तो हमें रबर के दस्ताने या रबर के हैंड ग्लव्स का प्रयोग करना है। पैरों में इंसुलेशन के लिए हमें रबर के बूट का प्रयोग करना है ताकि किसी भी प्रकार के बिजली के झटके से बचा जा सके। रबर के दस्तानों के बारे में हम लोग पीछे की स्लाइड में डिटेल में समझ चुके हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अर्थ क्लैंप अच्छी तरह से पावर सप्लाई और वर्कपीस के साथ जुड़ा हो। जब भी हम वेल्डिंग बूथ पर जॉब रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे वेल्डिंग बूथ में अर्थ क्लैंप लगा होता है।
और वेल्डिंग बूथ के ऊपर हम जॉब को ऐसे रख देते हैं। तो इस स्थिति में होता क्या है कि नीचे हमारा वेल्डिंग बूथ है, इसमें अर्थ क्लैंप है और ऊपर वर्कपीस है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वर्कपीस अर्थ क्लैंप के संपर्क में होता है। तो जैसे ही हम वर्कपीस पे इलेक्ट्रोड स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रोड स्ट्राइक करने से आग जनरेट होती है और वेल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर अर्थ क्लैंप प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग बूथ में नहीं जुड़ा है तो वेल्डिंग बूथ और वर्कपीस दोनों के बीच में अर्थ क्लैंप डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट से मतलब कि जब अर्थ क्लैंप जुड़ा ही नहीं है या ठीक तरीके से नहीं जुड़ा है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। तब जब हम इलेक्ट्रोड को टच कराते हैं तो जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो हम कितना भी इलेक्ट्रोड से स्ट्राइक करते रहें, वेल्डिंग स्टार्ट नहीं होगी। जब भी हम हेलमेट प्रयोग करेंगे तो हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हेलमेट का जो सेट नंबर है वो करंट के हिसाब से प्रॉपर होना चाहिए, उचित होना चाहिए। उसका रंग डार्क होना चाहिए और उसका नंबर करंट के हिसाब से होना चाहिए। आज की प्रशिक्षण में हमने सुरक्षा के बारे में जाना, सुरक्षा उपकरणों के बारे में जाना और हमने देखा कि उन सुरक्षा उपकरणों का कैसे कैसे प्रयोग करना है। हमने देखा कि वेल्डिंग हेलमेट के बारे में देखा, हमने वेल्डिंग गॉगल्स के बारे में देखा, सेफ्टी गॉगल्स के बारे में देखा। सेफ्टी गॉगल्स और वेल्डिंग गॉगल्स के बीच में हमने अंतर समझा कि कब हमें सेफ्टी गॉगल प्रयोग करने हैं, कब वेल्डिंग गॉगल्स प्रयोग करने हैं। और हमने क्या देखा, हमने ये भी जाना कि अग्निशमन यंत्र क्या होते हैं और इनका किस किस तरीके की आग को बुझाने के लिए प्रयोग करना है। हमने ये भी जाना कि वर्कशॉप में काम करते समय कौन कौन सी सामान्य सावधानियां हमें रखनी चाहिए जो हमें किसी भी दुर्घटना से बचा सकती हैं। और हमने क्या सीखा, हमने ये भी सीखा कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग करते समय कौन सी विशेष सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए। खासकर हमने सीखा कि जब भी हम वर्कशॉप में काम कर रहे हो तो हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वर्कशॉप हवादार हो, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर हो, उचित हो, जिससे कि वेल्डिंग करने वाले व्यक्ति को सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। हवादार से मतलब कि एक तरफ से उसमें इतनी विंडोज और डोर्स हों कि एक तरफ से एयर आए और दूसरी तरफ से जितनी भी हार्मफुल गैसेस है उनको लेकर बाहर चली जाए, जिससे कि अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर हो और वेल्डिंग करने वाले व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचे। और क्या सीखा, हमने देखा था कि जब भी हम लोग गैस टंगस्टन वेल्डिंग कर रहे थे तो गैस टंगस्टन वेल्डिंग के लिए जो मशीन प्रयोग करते हैं वो 220 वोल्ट एसी या उससे ज्यादा वोल्टेज पर चलती है, जिससे कि क्या हो सकता है, हमें करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हम फ्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्यूज निम्न शक्ति का हो। निम्न शक्ति का मतलब जब भी कोई ऐसी कंडीशन बने कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है तो वो पिघल जाए और दुर्घटना से बचा जा सके। ये मैंने कुछ रेफरेंस लिए हैं एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की किताब प्रीतम ठाकुर जो हम लोग ITI में पढ़ते हैं। वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की एक और बुक है जिस OP खन्ना की, इससे भी मैंने कुछ कंटेंट लिया है। बाकी कुछ अगर डिटेल में हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो इन दोनों किताबों को रिफर कर सकते हैं। थोड़ा कंटेंट अग्निशमन यंत्रों के बारे में मैंने विकिपीडिया से लिया है, इसके बारे में भी आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसको फॉलो कर सकते हैं। आज मैंने आपको सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग एंड गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूं कि निकट भविष्य में ये आपके काम आएगा। धन्यवाद।